तो नमस्कार आदाब, मैं आपका दोस्त तकमील अहमद आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर आपके की इतिहास के चौथे वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये आप अब यहाँ से क्या हो रहा है कि आपके की मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत पूरे तरीके से हो रही है। हमने अगली वीडियो में यह पढ़ा था कि मतलब कि यूरोपियों के आगमन के बारे में पढ़ा था, उसका एक सीक्वेंस पढ़ा था। फिर यूरोपीय कंपनियों की स्थापना वर्ष के हिसाब से हम लोगों ने पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं सबसे पहले भारत में कौन आया। सबसे पहले भारत में कौन आए थे कि यूरोपीय कंपनियों में और यूरोपियों में सबसे पहले कौन आए थे, आपके कि पुर्तगाली आए थे। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ना है कि पुर्तगालियों का भारत आगमन। तो बात यह है कि पुर्तगाली भारत में क्यों आना चाहते थे, इसके बारे में हम लोग बात कर लें। क्योंकि हम जानते हैं कि यूरोप में क्या था, यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक लगातार औद्योगिक क्रांतियाँ शुरू हो चुकी थी। जब औद्योगिक क्रांतियां हुई तो वहां पे कि क्या हुआ कि कृषि में परिवर्तन, मतलब कृषि क्रांति आई। फिर विनिर्माण के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में तमाम तरह की इंडस्ट्रियां लगने लगी। जब वहां पे इंडस्ट्रियां लगने लगी तो वहां पे जंगलों को काटना शुरू किया गया। जब जंगल काटे जाएंगे तो फिर क्या होगा, जो वहां के जीव जंतु होंगे, जानवर होंगे, तो मानव से क्या होगा, संघर्ष होगा। ये तो एक संघर्ष होगा, लेकिन फिर क्या होगा, बहुत सारे ऐसे मानव होंगे, बहुत सारे ऐसे आदमी होंगे, बहुत सारे ऐसा कारोबार करने लगेंगे जो क्या होगा, उन जीवों को, उन जानवरों को मारना शुरू करेंगे, उनके गोश्त को, उनके मीट के, उनके मांस का व्यापार करना भी शुरू करेंगे। पहले तो वो खाएंगे, खाने के बाद फिर क्या जो बचेगा वो क्या, उसका व्यापार भी करना शुरू करेंगे। लेकिन जब वहाँ पे औद्योगिक क्रांति हो गई 1500 से लेकर 19वीं शताब्दी तक, तो उन्होंने ये कहा कि हम कितना इसको खाएंगे, अब इसका हम लोग व्यापार करेंगे। व्यापार करने के लिए जब तक हम लोग क्या करेंगे, उसका स्टोर नहीं बनाएंगे, उसको रखने की व्यवस्था नहीं करेंगे, तब तक हम उसको दूसरे मुल्कों में, दूसरे देशों में भेज नहीं सकते हैं। इनको भेजने के लिए क्या कहा कि अब उनको क्या था कि उनको की मृत मतलब कि गोश्त, मांस खराब ना होने पाए, उनको सेफ रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए मसालों की आवश्यकता पड़ती थी। मसालों के साथ साथ फिर क्या, उनको की मिर्च की आवश्यकता पड़ती थी, जो कि वहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कि यूरोप में उसका उत्पादन नहीं होता था। अब बात ये थी, लेकिन फिर भी क्या था, ये था अब लोग ये चाहते थे कि हम किस तरीके से भारत पहुँच जाएं। क्योंकि भारत में क्या, भारत के दक्षिण में क्या था, भारत के दक्षिण की बात करें, केरला के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे मिर्च के अच्छा, मतलब कि भारत के दक्षिण में मसालों का अच्छा कारोबार होता है, यहाँ इसका प्रोडक्शन, उत्पादन अधिक होता है। तो यूरोप के लोग यहाँ आना चाहते थे। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मतलब कि जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया, उससे पहले कोई पुर्तगाली या यूरोप के लोग नहीं आए। उसके पहले वो आते थे, लेकिन आने क्या रास्ता था, हमने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे आपका लाल सागर बनाया। ये आपका लाल सागर है, ये आपका क्या है, ये ईरान है। इसको हम लोग बोलते हैं होमरुज बोलते हैं, होमरुज बोलते हैं। एक स्थान ये है, ये आपका लाल सागर है, ये बहुत सकरा स्थान था। फिर ये आपके फारस की खाड़ी है, अदन की खाड़ी है, यहाँ पे ये था। उसके पहले फिर क्या था कि जो यूरोप के लोग थे, यहाँ से क्या था कि फारस की खाड़ी होते हुए तुर्क मतलब तुर्की से वो लोग यहाँ से भारत आया करते थे। या फिर क्या था कि लाल सागर के द्वारा जो वो सकरा रास्ता था, यहाँ से वो भारत आते थे। लेकिन ये एक रास्ता और था, फिर ऊपर से भी क्या था कि चीन के रास्ते या फिर रूस के रास्ते भी भारत वो आया करते थे। लेकिन जब वो व्यापार करेंगे, जब जिसके घर से जाएंगे, जिस देश से वो जाएंगे, तो उनको वहाँ पे कुछ टैक्स देना पड़ेगा, कुछ कर देना पड़ेगा। ये तो वहाँ की सरकारें ले लेंगी। ये हो सकता है कि आप जा रहे रास्ते में कोई आपको लूट भी सकता है। तो कहने का मतलब कि आपका कि स्थल मार्ग से वो भारत में लोग आया करते थे। लेकिन वहाँ पे उनको जो नफ़ा होना चाहिए था, वो नफ़ा कर के रूप में, टैक्स के रूप में दूसरों के हाथ चला जाता था, या फिर क्या था कि वहाँ पे उसको लूट लिया करते थे। अब यूरोप के लोगों ने ये सोचा कि अगर हमको कोई ऐसा रास्ता मिल जाए, कोई हमको ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे हमारा ये रास्ता इनसे होकर हमको ना जाना पड़े, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग ये मतलब यूरोप के लोगों ने ये सोचा, अब हम क्या करें, अगर हमको जलमार्ग मिल जाए, मतलब कि समुद्र के रास्ते से अगर हम कि भारत पहुँच जाए, तो क्या होगा, तो हमारे लिए बेहतर होगा। क्योंकि समुद्र की जो आपका
समुद्र है, समुद्र में आपका किसी का वर्चस्व नहीं होगा, जो भी जाएगा रास्ते से आता जाता रहेगा और उसमें किसी को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये क्या था, उन्होंने ये अपनी सोच थी। तो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या था कि अब क्या था कि यहाँ पे ये था कि एक बात होती है कि सबसे पहले भारत में कौन आया, कौन से पुर्तगाली आए, तो पुर्तगाली में 17 मई 1498 वास्को डी गामा भारत के दक्षिणी केरला के कालीकट पे पहुंचता। उसके लेकिन ये पूछता है कि अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा कहाँ से आया था, तो पुर्तगाल से आया था। कब आया था, 17 मई को आया था। किस सन में आया था, 1498 में आया था। एक जगह होती है अफ्रीका में, एक जगह है आपका केप ऑफ गुड होप, यहाँ पे रुक कर आया था। ये ऐसी जगह थी, इसके पहले यहाँ पे क्या था कि इसके मतलब वास्को डी गामा यहाँ पे रुक कर होने के बाद फिर कहाँ पहुँचा, यहाँ से होने के बाद आपका अरब सागर होते हुए कहाँ पहुँच गया था, ये आपका केरला दक्षिण भारत का केरला राज्य है। केरला राज्य में यहाँ पे पहुँचने पर क्या है, ये कालीकट सबसे पहले कहाँ पहुँचा था, कालीकट में पहुंचा। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कालीकट में मतलब कि वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा था, तो क्या दक्षिण भारत के केरला राज्य में पहुंचा था। केरला राज्य के कहाँ पर, ये आपका सब बंदरगाह है, कालीकट पे पहुंचा था। कालीकट पे यहाँ पे पहुंचने अब उसको कौन लेके आए थे, उसको लेके आए थे अब्दुल मजीद नाम के ये मतलब के नाविक थे, या वो क्या करते कि इनको यहाँ पे पहुँचाने का काम किया था। कभी कभी पूछता है वास्को डी गामा किसके सहयोग से भारत पहुँचा था, तो क्या नाम है बताएंगे, मजीद नाम के एक मुस्लिम थे, वो जो एक नाविक थे, उनकी सहायता से यहाँ पे पहुँचा था। अब क्या था कि वास्को हम जानते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा आपका अफ्रीका महाद्वीप के बाद फिर आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के बाद फिर यहाँ पे क्या है आपका कि यूरोप है, ये आपका पुर्तगाल है, पुर्तगाल हो गया, ये आपका स्पेन हो गया। अब यहाँ से पुर्तगाली क्या था कि पुर्तगाल पहले यहाँ से फिर पहले चले भूमध्य सागर पहुँचे, भूमध्य सागर के बाद फिर क्या अटलांटिक महासागर होते हुए ये कहाँ पहुँचते हैं, ये आपके अफ्रीका के ये आपका जो किनारा होता है इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। यहाँ से होते हुए क्या हुआ कि फिर क्या होता, वास्को डी गामा 17 मई 1498 को क्या हुआ कि कहाँ पहुँच गया कि दक्षिण भारत के केरला के कालीकट पे पहुँच गया। केरला के कालीकट पे पहुँचने के बाद फिर क्या होता है कि ये तो यहाँ पे पहुँच गया। उसके पहले एक क्वेश्चन और आता है कि वास्को डी गामा के पहले या सबसे पहले केप ऑफ गुड होप पर कौन से पुर्तगाली पहुँचे थे, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे 1487 में बार्थोलोमियो क्या है, दियाज है। मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, देखिए ताकि आपको बार्थोलोमियो क्या थे, बार्थोलोमियो दियाज क्या थे, ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था कि दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिण में क्या एक जगह है, उसको क्या बोलते हैं, जहां पे सबसे पहले बार्थोलोमियो दियाज पहुंचा था, उसको क्या कहते हैं कि उसको केप ऑफ गुड होप कहते हैं। ये क्या था कि पुर्तगाली लोग ये इसकी खोज क्यों का मतलब कि एक ऐसी जगह के मतलब की तलाश में थे जहां पे हम रुक कर वहां पे अपने सामानों को रख सकें, अपनी सेना को रख सकें, जिससे हम उसके बाद फिर आगे बढ़ सकें। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले क्या होता है, केप ऑफ गुड 1487 में सबसे पहले कौन आया था, बार्थोलोमियो दियाज। हमने यहाँ पर भी लिख दिया बार्थोलोमियो दियाज यहाँ पे आया था। यहाँ पे ये पहुँचने के बाद फिर क्या था, ये आगे नहीं बढ़ सका। फिर क्या हुआ कि बार्थोलोमियो फिर क्या, ये यहाँ से फिर वापस पुर्तगाल चला गया था वापस। अगर पूछता है कि बार्थोलोमियो दियाज कौन था, एक पुर्तगाली था। बार्थोलोमियो दियाज ने किसकी खोज की थी, ये केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। इसी के रास्ते से क्या होता है कि आपका कि
भी इसी के रास्ते से 1498 में क्या होता है, वास्को डी गामा भारत पहुंचता है। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद जब यहाँ पे ये पहुंचता है तो सबसे पहले कहाँ पे पहुंचता है वास्को डी गामा? वास्को डी गामा पहुंचता है कालीकट पहुंचता है, यहाँ पे कालीकट में पहुंचता है। कालीकट में यहाँ सबसे पहले कहाँ पे पहुंचा? कालीकट में पहुंचता है। कालीकट के बाद फिर यहाँ पे फिर क्या होता है कि कालीकट के बाद आप बात करते हैं कि आपका कि कोचीन है, फिर ये आपका क्या है कि कालीकट है, कोचीन है, कोचीन के बाद कुन्नूर है, आपका कुन्नूर है यहाँ पे। अभी इसके बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इसके हम यहाँ पे अभी एक चीज़ हम बताएंगे, कहाँ पे एक पुर्तगालियों ने अपनी बस्तियाँ बनाई थी और कहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई थी। तो हम इसके बारे इसको अभी साफ कर रहे थे, इसको बहुत अच्छे तरीके से अभी मैप के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे जो हमने क्या लिखा है, कुछ फैक्ट लिखा है। इन फैक्टों को आप अच्छे तरीके से जो हमने आपको बताया वही अब क्या है यहाँ पे हमने लिखा है कि सबसे पहले कौन, मतलब कि केप ऑफ गुड पे के केप ऑफ गुड होप पे सबसे पहले कौन पहुंचा था? तो बार्थोलोम्यू दियाज पहुंचा था। ये कौन था? ये पुर्तगाली एक नाविक था। ये कब आया था? 1487 में हम यहाँ पे आया था। यहाँ पे पहुँचने के बाद फिर क्या होता है, ये वापस आपका कि पुर्तगाल वापस चला जाता है। फिर क्या होता है, इसके 10-11 साल के बाद फिर क्या आते हैं, 10-11 साल के बाद कि नंदक की 17 में 1498 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट। तो कालीकट कहाँ पर है? आप जानते हैं कालीकट कहाँ पे है? ये भारत का आपका कि ये आपका केरल राज्य है। केरल राज्य में एक जगह है कालीकट मतलब एक बंदरगाह भी मान सकते हैं, यहाँ पर पहुँचता है। अब इनको लेकर कौन आते हैं? मजीद नामक एक मुस्लिम नाविक होते हैं जो इनको लेकर कालीकट पहुँचते हैं। कालीकट में क्या होता है? कालीकट में जब पहुँचता है तो वहाँ पे एक राजा होता है जमोरिन क्या होता है कि जमोरिन जो राजा होता है वहाँ जमोरिन जो राजा होता है इनका वहाँ पे स्वागत करता है और इनको यहाँ पे रहने के लिए स्वागत का, क्योंकि वो लोग यहाँ पे मतलब आते हैं, फिर यहाँ पे आने के बाद उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन एक बात यह था कि जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो इन्होंने संघर्ष किया था, क्योंकि उसके भारत आने से पहले क्या था कि भारत जब तक पुर्तगाली नहीं आए थे तो पूरा अरब सागर हो या आपका बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर हो, तो हिंद महासागर में अरबों का बहुत शक्तिशाली शासन हुआ करता था। जब पुर्तगाली भारत में आए तो यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अरबों से संघर्ष किया, अरबों से युद्ध किया। वहीं युद्ध करने के उनको हराने के बाद जब वो अरब को यहाँ से खदेड़ दिया तो फिर क्या होता, पुर्तगालियों का यहाँ वर्चस्व कायम होता। तो वो आपको हिस्ट्री में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पहले हम बात इसकी कर रहे हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे बात फिर क्या आती है कि 1458 में वास्को डी गामा भारत के कालीकट पर पहुंचा, ये हो गया। फिर 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रल भारत आता। क्वेश्चन पूछता है कि अल्वारेज मतलब पेड्रो अल्वारेज भारत कब आता? तो क्या था, 1500 में आता है। फिर देखिए वास्को डी गामा 1498 में आया, फिर 1502 में वास्को डी गामा 3 बार भारत में आता है। अगर क्वेश्चन आता है कि वास्को डी गामा कुल भारत में कितनी बार आया तो संख्या के नाम पे तो 1498 में आया, 1502 में आया, फिर 1525 में आया था। तो 25 में आता है तो क्या होता है, 25 में आने के बाद यही इसकी क्या होती है, कोचीन में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। अगर क्वेश्चन पूछता है वास्को डी गामा की मृत्यु कहाँ होती है, भारत में होती है। भारत में कहाँ होती है, कोचीन में वास्को डी गामा की मृत्यु हो जाती है। उसके बारे में बात करेंगे। अब बात हमने यहाँ पे लिखा है कि मतलब कि यहाँ पे क्या लिखा, 502 में या 1502 में वास्को डी गामा पुनः भारत आता है। अगर क्वेश्चन आता है कि पुनः वास्को डी गामा भारत कब आया तो कब बताओगे, 1502 में। अब बात यहाँ पे आती है एक फ्रांसिस्को देखो यहाँ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, दो डी फ्रांसिस्को, हम फ्रांसीसी नहीं समझेंगे हम यहाँ से। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग क्या गलती क्या करते हैं, फ्रांसिस्को माने समझ लेते हैं ये फ्रांस के थे, ऐसा नहीं है। सब आप कतई मतलब गलती नहीं। फ्रांसिस्को क्या हम फ्रांसिस्को फ्रांसीसी ना होकर कहाँ के थे, फ्रांसिस्को आपके की पुर्तगाली थे। कब आए थे ये क्या थे कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनका काल कितना था, 4 साल का, 1505 से लेकर 1509 तक था। ये क्या थे, इसके ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था
था? ये तो क्या बताओगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे। और ये क्या, इनकी क्या तक ब्लू वाटर नीति थी। ब्लू वाटर नीति जो हमने ये क्या कहा था, ब्लू वाटर नीति का मतलब ये था कि हम जानते हैं कि जब यहाँ पुर्तगाली भारत में आए उससे पहले क्या था कि भारत की जो अरब सागर था, हिंद महासागर था, फिर ये कह सकते हैं बंगाल की खाड़ी में क्या था कि अरबों का वर्चस्व हुआ करता था। वो यहाँ पे आपका कि कारोबार अच्छे तरीके से उनका होता था। लेकिन जब वो यहाँ पे आते हैं तो क्या था, सबसे पहले पुर्तगाली अरबों से संघर्ष करते हैं, उनसे युद्ध करते हैं, उनकी नावों को क्या करते हैं, पूरे तरीके से नष्ट कर देते हैं। फिर जब वो पूरे तरीके से खत्म हो जाते हैं अरब का कारोबार या अरबियों का यहाँ पे कुछ भी नहीं बचता, तो फिर क्या होता है कि पुर्तगालियों का यहाँ पे वर्चस्व होना शुरू होता है। फिर यहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन था, तो किसको बताओगे, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इनकी क्या थी, रजत जल नीति, ब्लू वाटर की पॉलिसी कौन लाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है कि नौसैनिक, मतलब कि इनका का मतलब कि अरबों से युद्ध करने के लिए इन्होंने ब्लू वाटर नीति या रजत जल नीति बनाई थी। फिर बात करती है कि यहाँ पे एक क्या था, एक संयुक्त मुस्लिम क्या था कि संयुक्त मुस्लिम बेड़े थे। मतलब इसमें इस बेड़े में कौन कौन लोग, कहाँ के लोग थे? गुजरात के थे, गुजरात आपका ये है। फिर आपका क्या है कि मिस्र कहाँ पे है, अफ्रीका महाद्वीप में है। तुर्की कहाँ पे है, आप देखते हैं कि ये क्या होता है, जो तुर्की है क्या कहते हैं, तुर्की को यूरोप और एशिया का द्वार भी कहते हैं। इन तीनों को मिलकर क्या था, एक संयुक्त बेड़ा था। इससे क्या होता है, मतलब कि संयुक्त मुस्लिम बेड़े से चोल के समीप पराजित एवं पुत्र मारा गया। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के समीप एक जगह है कि आपको इसको हम लोग क्या कहते हैं, चोल कहते हैं। ये चोल जो होता है ये महाराष्ट्र के समीप है। अब चोल में क्या होता है कि चोल क्या थे, चोल में क्या होता है कि चोल में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा और फिर क्या था कि मुस्लिम जो संयुक्त बेड़े थे कि गुजरात मिस्र के मिलने से जो इनका अलायंस के ये तीनों सेनाओं ने क्या कहते हैं, इन तीनों सेनाओं से क्या कहता कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने यहाँ पे संघर्ष किया था। यहाँ पे युद्ध हुआ था। क्या हुआ था, इसी युद्ध में क्या हुआ था, इसी युद्ध में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की हार हो गई थी। हार होने के साथ साथ फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के पुत्र मारा गया था। क्वेश्चन बहुत ही यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। क्या था, संयुक्त मुस्लिम बेड़ा क्या था, उसमें गुजराती थे, मिस्र थे, तुर्की थे। इनके फिर क्या, इन तीनों ने क्या कहते, इन तीनों से जो इनकी संयुक्त सेना थी, फिर क्या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से क्या करते हैं, वहां पे संघर्ष करते हैं। मतलब कि लड़ाई होती है, कहां पे होती है, महाराष्ट्र के पास क्या है, चोल है। चोल पे क्या होती है, यहाँ पे दोनों में संघर्ष होता है। संघर्ष होने पे क्या होता है, यहाँ पे क्या लिखा, समीप पराजित होते हैं। मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा यहाँ पे हार जाता है और उसका पुत्र मारा जाता है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अपने मतलब किससे आपका संघर्ष हुआ था, किससे उसकी मतलब जंग हुई, तो क्या बताओगे, आपका सब मुस्लिम संयुक्त बेड़े। इस बेड़े में कौन कौन थे, ये आपके गुजराती थे, मिस्र के लोग थे और तुर्की थे। यहाँ पे ये आपका समीप ये क्या होता है कि यहाँ पे ये हारता है और इसका पुत्र मारा जाता है। फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि आगे चलकर फिर क्या होता है, लेकिन 1509 में फिर क्या होता है, 1509 में जो प्रथम गवर्नर थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा दोबारा क्या करता है, मुस्लिम संयुक्त बेड़े को वहां पे पराजित करता है, उनको हराता है। इसलिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली जंग होती है कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की, उसमें वो हारता है। हारने के बाद उसका पुत्र मारा जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 3-4 साल के बाद वो और अपने आप को शक्तिशाली करता है, पुर्तगाली देशों से और अपनी आप की शक्ति को जैसे भी वो डेवलप करता है, विकसित करता है। फिर क्या होता है, 1509 में क्या करता है, ये संयुक्त मुस्लिम बेड़े को उसको हरा देता है, ये वाला। फिर क्या होता है, जब ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये हार गए। अब यहाँ पे हम जानते हैं जो हमारा ये क्या है, इसको क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं। ये आपका क्या है, अरब सागर
सागर क्या होता है कि जो अरब सागर है, अरब सागर में क्या हुआ कि अरब सागर में जब 1509 में मुस्लिम संयुक्त बेड़े को मतलब गुजराती मिस्र और तुर्कियों को जब वो हरा देता है तो पूरे तरीके से क्या होता है, इस अरब सागर में क्या होता है, पुर्तगालियों का वर्चस्व कायम हो जाता है। अब हारते क्यों हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो पुर्तगाली थे वहाँ पे क्या थी, उनकी नौसेना जो होती है, जो नौसेना होती है बहुत ही क्या होती है, शक्तिशाली होती है। उनके तमाम तरह के लड़ने के औजार होते हैं और अरबों के पास वहाँ पे कुछ भी नहीं था वो, इसलिए क्या होते हैं, पुर्तगाली लोग वहाँ पे जीत जाते हैं। जीतने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे फिर क्या होता है, इस अरब सागर में पुर्तगालियों का वर्चस्व हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पुर्तगाली सागर भी कहते हैं। जब जिसका जहाँ पे वर्चस्व होता है उसी के नाम से वो विकसित होने लगता तो क्या कहते हैं, अरब सागर कहते हैं, या फिर क्या हम लोग कहते हैं, पुर्तगाली सागर कहते हैं। अब बात आती है कि अब यहाँ एक नया आता है, क्योंकि ये जो इसका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का कार्यकाल खत्म हो गया, ये आपका जीत गया। फिर जीतने के बाद फिर क्या होता है कि अरब सागर में क्या होता है, अरब सागर में अब पुर्तगालियों का पूरी तरीके से वर्चस्व कायम हो जाता है। फिर क्या आता है 1509 से लेकर 1515 तक फिर क्या होता है, एक नया आता है, ये को गवर्नर आता है, जिसको लोग क्या कहते हैं, अल्फांसो डी अल्बुकर्क कहते हैं। ये क्या है कि ये अल्फांसो डी, देखो डी यहाँ पे लगा है, यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर भी लगा, आप यहाँ पे लगा, यहाँ पे फ्रांस है तो फ्रांसिस्को मतलब क्या होगा, डी अल्मेडा है, ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर है। अच्छा अल्फांसो यहाँ वहाँ पे यहाँ फ्रांसिस्को है, यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक भारत में रहता है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक मतलब पूछता है कि पुर्तगालियों में वास्तविक संस्थापक सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आते हैं। लेकिन जब क्या होता है 1509 से लेकर 1515 तक जो क्या होता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क होता है, ये क्या होता है, वास्तविक संस्थापक कहते हैं, क्योंकि इनके आने पे पुर्तगालियों लोग का बहुत ज़्यादा विकास होता है। वो यहाँ पर पूरे तरीके से वो मतलब कि अपने आप को काबिज कर देते हैं और अरबों को भगाने का काम करते हैं। इनको क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे वास्तविक संस्थापक है। और फिर क्या होता है कि इन्होंने क्या किया था कि अल्फांसो जो था, अल्फांसो यहाँ पे आपका की जो कालीकट है, यही केरला में क्या, केरला में एक जगह आपका है कोचीन, जो कोचीन जगह है, कोचीन का करता है, कोचीन को क्या करता है कि अल्फांसो डी अल्मेडा कोचीन को अपना मुख्यालय बना। अगर क्वेश्चन आता है कि जो पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था उन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ पे बनाया था और किस राज्य में, तो राज्य केरला है। किस डायरेक्शन में, भारत के दक्षिण में। ये कहाँ पे बनाया था, कोचीन में बनाया था। देखो हमने क्या लिख दिया है कि कोचीन को मुख्यालय बनाया। तो अब यहाँ फिर बता रहा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या था कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 तक थे। इनको कहते हैं, इनको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इन्होंने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, इन्होंने अपना मुख्यालय आपका कि कोचीन में बनाया था। और यहाँ पे क्यों बनाते, क्योंकि जब हमको कारोबार समुद्र से करना है, सागर से करना है, तो हम तट पे ही रहेंगे, यहाँ पे हुआ था। अब बात आती है कि यहाँ से हम लोग भी, अब बात आती है कि 1510 में क्या था, 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीता था। अब बात आती है यहाँ पे फिर क्या था कि जो मतलब कि आपका क्या हुआ कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, जो यहाँ पे आपका गोवा, आपका ये गोवा है, क्या ये आपका गोवा है। तो गोवा को किससे क्या मतलब कि अब क्वेश्चन आता है कि गोवा को किसने जीता था, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो कहते हैं वास्तविक संस्थापक है। इन्होंने किसको मतलब बीजापुर के आदिल शाह मतलब क्या सुल्तान से, आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करता है कि कोचीन में अपना मुख्यालय बनाता है। फिर क्या होता है, गोवा को किससे जीतता है, गोवा क्या होता है, गोवा को क्या होता है 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीत लिया। ये आप इतना देखा। फिर क्या होता है कि
यहाँ पे हम बात करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ फिर क्या होता है कि ये आपका भारत है, भारत के बाद फिर आपका ये क्या आपका जो पूर्वी एशिया है, फिर आपका यहाँ जकार्ता है, इंडोनेशिया, सब सारी चीज़ें यहाँ पर है। तो यहाँ पे जो क्या होता है, जो यहाँ पे आपका कि ये पानी होता है, इसको बोलते हैं कि मलक्का जल संधि। इसको क्या बोलते हैं? मलक्का जल संधि। जो मलक्का जल संधि थी, इस पे क्या करता है, मलक्का जल संधि को क्या करता है, मतलब कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या करता है, मलक्का जल संधि पर नियंत्रण करता है। क्योंकि ये आपका जो ये रास्ता आपका प्रशांत महासागर से होकर आपका फिर क्या होता है, इधर क्या होगा, प्रशांत महासागर होगा, उधर होगा, इधर क्या बंगाल की खाड़ी होगी, फिर आपका हिंद महासागर होगा, फिर क्या होगा, अटलांटिक आपका अरब सागर होगा, फिर क्या अरब सागर होते हुए फिर क्या होगा आपका कि अटलांटिक महासागर। मतलब कहने का मतलब ये जो मलक्का जल संधि है, यहाँ पर भी क्या करता है कि क्या आपका कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क उसको नियंत्रण करता, अपने कब्जे में लेता है। अब यहाँ से कोई भी जाएगा तो क्या करेगा, उसको कर दे, उसको टैक्स दे के जाएगा या किसी को भी आने नहीं देगा। ये मौजूदा ये उस समय के तत्कालीन परिस्थिति थी। लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका भी क्या, जो अमेरिका अपने एक शक्तिशाली राष्ट्र है, वो भी चाहता है कि मलक्का जल संधि पे उसका कब्जा हो जाए। और मलक्का जल संधि को भी कब्जाने का काम मतलब कि चाहता है, लेकिन वो ऐसा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप फिर क्या था कि अब बात आती है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ 15 क्या था कि आपका कि 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीत लिया। किसने? कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। फिर 1511 में मलक्का जल संधि पर क्या करता, नियंत्रण। ये ऐसा रास्ता जो फिर क्या होगा यहाँ पे आपका कि मतलब कि ये आपका कि बंगाल की खाड़ी पड़ेगी, हिंद महासागर, अरब सागर होते हुए फिर ये आपका बहुत ही रास्ता, और इधर क्या है आपका प्रशांत महासागर। ये अगर आपका कि चाइना है, जापान है, उत्तरी कोरिया, आपको यहाँ पे कारोबार करने में आसानी होती है। उस पर क्या क्या कब्जा कर लिया था। फिर क्या होता है कि 1515 में क्या कि हारमुज क्या था, हारमुज आपका ईरान है, यहाँ पे एक जगह थी, यहाँ पर भी ये आपका क्या है कि ये आपका कि हारमुज, ये ईरान पे क्या होता है कि हारमुज जो है, हारमुज पर भी क्या करता है, यहाँ पे इसका नियंत्रण करता है। नियंत्रण करने के लिए आपका ये हुआ। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपकी फारस की खाड़ी है, ये आपकी फारस है, फारस की खाड़ी है, ये आपका लाल सागर है, लाल सागर हो गया, लाल सागर। यहाँ से कारोबार होता था पहले, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ पे ये आपका तुर्की, ये आपका तुर्की हो गया। तो यहाँ से भी आपका पुर्तगाली लोग आते थे, लेकिन ये आपका कि जो ईरान की हारमुज है, यहाँ पे है, यहाँ तो इनको तमाम तरह के टैक्स और बहुत सारी चीज़ों का संघर्ष करना पड़ता था। इसलिए उन्होंने क्या किया, जलमार्ग की खोज करना चाहा। फिर आगे हम देखते हैं, फिर जो आपका क्या था कि जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, उन्होंने क्या, इन्होंने वो एक नीति लाए थे, भारतीयों से विवाह नीति। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारतीयों से विवाह नीति कौन लाया था, ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाए थे या अल्फांसो डी अल्बुकर्क लाए थे। तो फर्क तो क्या था कि जो ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा लाए थे। भारतीयों से विवाह की नीति कौन लाया था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क लाया था। इसका मकसद यह था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम वहाँ के लोगों से, वहाँ के मतलब कि जहाँ पर है वहाँ के लोग शादी विवाह करने लगेंगे, तो क्या होगा, वहाँ का समाज जो होगा, वहाँ के परिवार के लोग, उस खानदान के लोग हमसे घुले मिलेंगे और हमको वहाँ पे अच्छे तरीके से व्यवस्था मिलने लगेगी। इसलिए क्या था कि उन्होंने अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने यह कहा था कि जो उनके कर्मचारी हुआ करते थे, जो पुर्तगाली थे, उन्होंने कहा कि भारत में आप रहिए और भारत के लोगों से, भारत की लड़कियों से, भारत की महिलाओं से आप शादी करिए, जिससे आपको यहाँ पे और सारे स्पेस मिल सके और यहाँ की जानकारी मिल सके, यहाँ की भाषा का, यहाँ की संस्कृति में हम ढलेंगे। जब यहाँ की संस्कृति हम जानेंगे तो हमको यहाँ पे प्रशासन करने में और आसानी हो जाएगी। देखिए इसमें क्या था कि जो यूरोप के लोग थे या ये कहेंगे पुर्तगाली थे, उनका पहला क्या था, वो व्यापार करने तो आए थे। वो व्यापार करने के साथ साथ क्या था, उनका एक छुपा एजेंडा भी था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना था और इस पूरे क्षेत्र को ईसाइयत में, मतलब कि ईसाई धर्म में बदलने का उनका भी मकसद था। वो सिर्फ क्या था, सिर्फ व्यापार करने नहीं आए थे,
जब वो यहाँ पे आए, उनका एक छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार और ईसाइयत लोगों को ईसाई धर्म में मतलब मिलाना भी उनका एक अपना एक पहला कर्तव्य हुआ करता था, ये भी था। तो यहाँ पे हमने देखा। फिर बात आती है एक आपका कि अगले वायसराय आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं नीनो डी कूना, ये भी वायसराय हैं। ये कार्यालय क्या करते हैं कि ये जो आपका जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, अल्बुकर्क जो आपका तो क्या था, अल्बुकर्क ने अपना मुख्यालय कहाँ बनाया था, अपना मुख्यालय इन्होंने कहाँ पे बनाया था, कोचीन में बनाया था। लेकिन जो नीनो डी कूना थे क्या था, इन्होंने अपना मुख्यालय कोचीन से कहाँ पे कर दिया था, गोवा में। ये क्वेश्चन आता कि नीनो डी कूना का कार्यकाल क्या है, 1529 से लेकर 1538 तक ये कार्यकाल है। इनका कार्यालय कहाँ था, इन्होंने जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन में बनाया था, तो क्या इन्होंने कोचीन से उठाकर कहाँ पे कर दिया था, गोवा में कर दिया था, ये हुआ। फिर इन्होंने क्या था कि इन्होंने बहुत सारी बस्तियां बनाई थी। मतलब पुर्तगालियों की बस्तियों के बारे में बात करते हैं। अब देखिए इसमें इनकी बस्तियां कहाँ कहाँ पे थी, ये आपका इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें। मैं आपको पहले क्या करूँ, मैं आपने क्या किया कि भारत का मैप बना दिया, ये भारत का मैप हो गया। यहाँ पे क्या है कि आपका कि गुजरात है यहाँ पे। तो जानते हैं सबसे पहले कहाँ पे आया था, सबसे पहले आपका फिर कि वास्को डिगामा कालीकट, ये बस्तियाँ कहाँ बनी, कालीकट में बनी। ये आपने देखा। कालीकट के बाद फिर कहाँ पे बनती है आपका कि कोचीन बनाते हैं, कोचीन में बनती है बस्ती। और कहाँ बनती है, कोचीन में बनती है, कोचीन बनती है। फिर क्या होता है, फिर आपके कहाँ बनती है, कुन्नूर में बनती है, कुन्नूर में बनी। तो पहले कहाँ बनी, आपकी कालीकट बनी, बस्ती बनाए। फिर आपका क्या है कि ये आपका कोचीन में, फिर कहाँ बनी आपकी कुन्नूर में। इसके बाद फिर कहाँ बस्ती बनाते हैं ये लोग, बस्ती कहाँ बनती है इनकी बस्ती, और कहाँ पे होती है, गोवा में भी इनकी बस्ती बनती है। फिर गोवा के बाद फिर आपकी क्या होती है, फिर यहाँ पे आपका क्या है, दमन है, दमन में ये अपनी बस्ती बनाते हैं। फिर आपका यहाँ पे क्या आपका दीव है, दीव भी अपनी बस्ती बनाते हैं। ये आपका क्या है कि ये आपका मतलब कि बंगाल है, बंगाल में एक जगह आपका है, हुगली में भी क्या करते हैं, बस्ती बनाते हैं। तो ये क्या था कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि इनकी बस्तियाँ कहाँ कहाँ पे थी। इनकी बस्तियाँ थी आपका कि कालीकट में थी, फिर आपका क्या होता कोचीन में थी, कुन्नूर में थी, गोवा में थी, दमन में थी, दीव में थी, और हुगली में इनकी बस्तियाँ थी। आपने देखा ये आपका इतनी चीज़ें बस्तियाँ। फिर मैं बता रहा हूँ कि इनकी बस्ती कहाँ पे, कालीकट में बस्ती थी, कोचीन में बस्ती थी, फिर कुन्नूर में इनकी बस्ती थी, गोवा में इनकी बस्ती थी, दमन और दीव में तथा हुगली में इन्होंने अपनी बस्तियां मतलब कि यहाँ बस्ती मतलब वो यहाँ पे रहना शुरू कर दिए थे। ये क्या थे, ये इनकी बस्ती बनी थी। अब बात आती है कि इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां, अब फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फिर आगे मैं देखता हूँ। चलिए ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देखें, फिर बात करते हैं कि हम बस्तियाँ हो गया। अब बात करते हैं कि पुर्तगालियों की फैक्ट्रियाँ, सबसे पहले फैक्ट्री कहाँ पे बनी थी, हम उसके बारे में बात करेंगे और कुछ बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पुर्तगालियों की पुर्तगालियों की फैक्ट्री। अब देख लीजिए, हम यहाँ पर जल्दी से मैप बना दें। आपका मैप बन गया, ये मैप बन गया, देख लीजिए, ये भारत हो गया। तो हम सिर्फ क्या बनाएंगे, ये आवक गुजरात हो गया। यहाँ पे आपकी क्या बनती है, सबसे पहले क्या की फैक्ट्री कहाँ पे बनती है, इसकी फैक्ट्री बनाते हैं, यहाँ पे 2 फैक्ट्री बनाते हैं हम दोनों केरल में। कोचीन में पहली फैक्ट्री कहाँ बनती है, कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनती है, कुन्नूर में। ये आपने ये देख, पहली फैक्ट्री कहाँ, ये फैक्ट्री है पुर्तगालियों की। वो क्या थी, बस्तियाँ थी, मतलब कि कालीकट, कोचीन, कुन्नूर, गोवा, दमन, दीव, हुगली क्या थी, वो बस्तियाँ थी। यहाँ पे पुर्तगालियों की फैक्ट्री कहाँ, पहली फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं, कोचीन में, दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं,
कुन्नूर में। किस सन में? ये बनाते हैं 1503 में बनाते हैं और कुन्नूर वाली 1505 में बनाते हैं। तो ये आपने ये देखा, इनकी फैक्ट्रियां हो गई। ये क्या थे कि ये हमने ये क्वेश्चन आता है, अगर क्वेश्चन अब ये मैप से आपको तो याद रहेगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, अगर नाम पूछता है तो कोचीन। दूसरी कहाँ बनाई? कुन्नूर में। किस सन में बनाया? 1503 में। और फिर कुन्नूर कब बनाया था? 1505 में बनाया था। तो ये क्या था, इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि पुर्तगालियों ने किस तरीके से भारत में आए और सबसे पहले कौन आए, कौन मतलब कोप ऑफ मतलब कि केप ऑफ गुड होप में सबसे पहले आपने तमाम तरह की चीज़ें देखी। इसको अच्छे तरीके से आप अगर नहीं समझ में आ रहा, एक दो बार वीडियो देखिए, इसको समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमने पूरे मैप से आपको बता दिया है कि कैसे क्या बलक्का क्या होता है, ये सब चीज़ें आपने देखी। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अब तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट लिया होगा, आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये आपका ऐसा टॉपिक है जो आप बुक पढ़ेंगे तो आप पहले इसको पढ़िए, पहले इसको देखिए, फिर आप उसको बुक पढ़िए, तब आपको पुर्तगाली क्या क्या किए थे, कैसे किए, तब आपको समझ में आएगा। और मैप के द्वारा इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए। अब यहाँ से मैं इस सेशन का यहीं पर अंत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जिन छात्रों ने, जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लक्ष्य लर्निंग 100 सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल घंटी वाला उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको वहाँ पे हर वक्त आपको जैसा लोड किया जाए आपको हमारा वीडियो मिलता रहे। और एक लाइक का बटन भी दबा दीजिए। ओके, थैंक्स, धन्यवाद।